नमस्ते दोस्तों, न्यूज रूम की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप। और आज गर्मा गर्मी का विषय है कि बंगाल में ईडी का जो छापा है वो कितना राजनीतिक है और कितना करप्शन के खिलाफ। क्योंकि ममता बनर्जी तो साफ तौर पर कह रही हैं कि चुनाव की स्ट्रेटजी चोरी करने के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ, और ईडी कह रहा है कि दरअसल जो कोल स्कैम्स हो रहे हैं, जो खनन में घोटाले हो रहे हैं, हवालाबाजी हो रही है, उसका पैसा रूट किया जा रहा था उन लोगों तक जिनके तार टीएमसी से जुड़े हैं। और आरोप ममता बनर्जी उनकी सरकार पर यह है कि वो आई बीच छापे में और डॉक्यूमेंट छीन के लेके चली गई हैं। तो ये जांच कितनी सही कितनी गलत, कौन सही कौन तथ्य रूप से तथ्यात्मक रूप से सही, कौन राजनीतिक रूप से सही है, इसी पर बात होगी। तो सबसे पहले नीरज जी, सवाल आप ही से। ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया, वो भी आपने देखा कि कहा गया कि पार्टी की स्ट्रेटेजी चोरी की जा रही थी। दूसरी तरफ ईडी कह रही है कि ये तो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसमें जबरदस्ती का इंटरवेंशन हो रहा है। क्या वाकई में आज के दौर में पहला सवाल यही है कि बीजेपी राजनीतिक रूप से कहीं कमजोर नहीं दिखती है कि जिसको उसको दूसरी पार्टी की रणनीति जानने की जरूरत भी पड़े? वो तो अपना पिच सेट करती है और आपको कहलवाती है उसमें और आपको बोल्ड करती है। देखिए, आपकी इस स्टेटमेंट बीजेपी की रणनीति और कमजोरी पर तो बंगाल में बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले ईडी की कार्रवाई कानूनी है या फिर ये राजनीतिक एजेंडा है? देखिए ऋषि, एक शहर है, शहर भर में हर रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अगर उस शहर की एक गली में हर मंगलवार को एक्सीडेंट होने लगे तो ये एक शक पैदा करता है और वो जांच का विषय बन जाता है कि एक गली और हर मंगलवार। तो ईडी जो है वही हो गया है कि चुनाव से ठीक पहले ईडी को पुराने घोटाले क्यों याद आते हैं। तो ये सर्कमस्टेंशियल सस्पिशन का क्लासिक केस है। ईडी ने जिस केस में छापा मारा है, कलकत्ता के अंदर और दिल्ली के अंदर जो छापे मारे हैं, वो केस 2020 यानी 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दर्ज हुआ था। उसके बाद उसमें कुछ आरोपी पकड़े गए, उनकी जमानत होने में जो तर्क दिए उस वक्त ईडी ने, वो पिछले 5 साल से प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन 2026 के इलेक्शन से पहले फिर ईडी को याद आता है और छापा मारती है। तो यानी ओल्ड केस, पुराना मामला और इलेक्शन से पहले का समय, ये दोनों मिलकर इसको शक का केस बनाते हैं। तीसरी बात सुन लीजिए, मुझे लगता है ये पहली बार हुआ होगा देश में कि किसी पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर छापे मारे गए हों। आप कह रहे हैं कि बीजेपी रणनीतिक तौर पर कमजोर नहीं है। आईपैक के दफ्तर में जाके छापा मारना और वहां से कागज लेना, ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया गया सीधा सीधा अटैक है। और इसके बाद आप जो बात कह रहे हैं कि इलेक्शन में 4 महीने बाकी हैं, उससे पहले ये सब हो रहा है। मेरे ख्याल से ईडी जो तर्क दे रही है या जो कह रही है, या ईडी ने जो काउंटर केस किया है, वो सब दिखावे का केस है। मैं फिर कह रहा हूं, मामला कानूनी है, मैं कोई फैसला देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल सस्पिशन का ये क्लासिक केस है और जो ईडी का पैटर्न रहा है। अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से पहले ईडी के शिकंजे में आ जाते हैं, हेमंत सोरेन इलेक्शन से पहले ईडी के शिकंजे में आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज हो जाते हैं। तो भैया, अब ये अजीब इत्तेफाक है कि एक शहर की एक गली में हर मंगलवार को एक ही वक्त पे एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। ठीक है, अमीश, आप क्या सोचते हैं ये जो पूरा मामला हुआ है? देखिए ऋषि, नीरज जी ने तो बहुत ही विस्तार से बात कह दी और उसके बाद क्या ही कहने को शेष रह जाता है अगर ईडी की बात की जाए तो। लेकिन तो जैसे हम लोगों ने ये निबंध सब लोगों ने पढ़ा ना, कितना रोचक निबंध, सब लोगों ने एक स्टाइल में लिखा। नीरज जी के पास एक लाइन अतिरिक्त है जिस पर आपको आपत्ति हो गई, वह अलग विषय। लेकिन अब ईडी को भी लेकर ना एक आम राय बन गई है कि ईडी एक पॉलिटिकल टूल है। जैसे ईडी के बारे में निबंध लिखने को कह दिया जाए लोगों से, तो लोग लिखे हैं कि हाँ एक जांच एजेंसी है, जो चुनाव आता है तो विपक्षी नेताओं के सर पर सवार हो जाती है। और नीरज जी ने तो एक और उसमें एक पॉइंट बहुत ही मार्के का बताया कि कैसे इलेक्शन मैनेजमेंट इंफ्रा पर अटैक किया अपोजिशन के। ये तो मतलब चुनाव पहले चुराने की अलग अलग कलाएँ और अलग अलग विधाएँ विपक्ष आरोप लगाता रहता था, ये तो डाका हो गया भाई कि हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम कैंडिडेट डिसाइड कर रहे हैं, हम अपने किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे।
कि वहाँ की जनसांख्यिकी नीति और वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर सब स्ट्रेटजी बना के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रखा हो, और महज इसलिए कि केंद्र में आपकी सरकार है, ईडी आपके हाथ में है, सीबीआई आपके हाथ में है, तो घुस के आप छीन लाइए, ये तो रंगदारी की इंतहा हो जाएगी अगर ये ममता बनर्जी के आरोपों में 1% की भी सच्चाई है तो। लेकिन मैं इसके दूसरे पहलू की तरफ ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि ये ना चले थे हवन करने और हाथ जला बैठे वाला कुल मिला जुला के हुआ है भाजपा के साथ, अगर ये डिजाइन किया गया है तो। जैसा ममता बनर्जी अमित शाह पर खुलेआम आरोप लगा रही है कि ये शाह डिजाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये शाह की डिजाइन है ये पॉलिटिक्स, लेकिन ये अगर भाजपा ने डिजाइन किया तो भाजपा ने अपना हाथ जला लिया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मैं अपने एक प्रोफेसर मित्र से आज ही सुबह बात कर रहा था, मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, भाजपा का माहौल है कि दीदी का माहौल है, तो बोला कि यार जैसा रहा वैसा ही रहेगा और भाजपा यही सब करती रहेगी। तो दीदी का वोटर कह रहा है कि हाँ यही शेरनी है। दीदी कल जब सड़क पर उतर गई और ईडी से कथित तौर पर जो कहा जा रहा है कि कागज वोगज छीन ले आई, तो कह रहे कि दीदी का वोटर तो कह रहा है कि यही असली शेरनी है जो लड़ रही है और वो इसको पसंद कर रहा है, और जितना ये कराएगी भाजपा उतना कंसोलिडेट होगा। और इसीलिए जो पिछला एक डिबेट हमारा अभी हुआ था उसमें एक बात मैंने कही तो उसको मैं दोहरा देता हूं कि ये जो मुझे पश्चिम बंगाल की राजनीति बाइनरी में जो फंस रही है भाजपा और टीएमसी के, ये बिल्कुल इसमें एक विशुद्ध डिजाइन नजर आ रहा है, जो कहीं अंदर खाने में कोई और गेम चल रहा हो, कोई तीसरा चेहरा न सामने आए। तीसरा चेहरा जब मैं कह रहा हूं तो वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस न ताकतवर हो जाए, इसलिए ये वॉलीबॉल खेल लिया जाए आपस में। तो ये मुझे कुछ इस तरह का भी आभास हो रहा है, इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। रजत, आप क्या सोचते हैं अपने ओपनिंग रिमार्क में ये जो घटना हुई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? ओपनिंग रिमार्क में अमीश जी को निबंध लिखना था, उन्होंने थीसिस दे दिया, तो अब मेरे लिए तो कम बचा है, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि मैं इसकी इतर बात करता हूँ, मतलब नीरज जी ने कहा वो बात सही है, वो भी आरोप है कि भाई 2020 का केस था, अभी आप जांच ही कर रहे हैं, वो तथ्यात्मक बातें हैं। लेकिन एक और दिलचस्प एंगल देता हूँ मैं आपको। पिछली बार जब हम लोग ममता बनर्जी के बारे में बहस कर रहे थे, तब आप ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुसलमानों में भी बांग्लादेशी घुसपैठिया अलग है, ये वाला अलग है, वो वाला अलग है, ममता बनर्जी कैसे संभालेंगी, मुसलमान के वोट बढ़ जाएंगे, ये फलानी बातें चल रही थी। आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो कैसे टीएमसी जाके ईडी से छीन लाएंगी। तो ममता बनर्जी इस बात को भी समझती हैं। जब हम आप ये बात कर रहे हैं तो 8 सांसद जो हैं टीएमसी के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। अब मुद्दा घुसपैठिए की बात नहीं हो रही, बात अब ईडी की हो रही है, बात अब आईपैक की हो रही है, बात ये हो रही है कि ममता बनर्जी ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो जो बात अमीश जी कह रहे हैं कि अब ये किसी की साजिश है कि इस चुनाव को 2 ध्रुव पे ले आ देना है, या ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी है कि आप ले आके मुझे इसको सेंट्रिक कर दीजिए। और रही बात ईडी की, तो ईडी लगातार इस सवालों के घेरे में है कि क्या वो एक पॉलिटिकल एजेंसी बनकर रह गई है। और ये सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप केस सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको या किसी भी कोर्ट में जाके आप उसको फाइनल पहुंचा नहीं रहे हैं। जब ज़रूरत होता है तो अजीत दादा के, हाँ, अब अजीत दादा के पास जाते हैं और आप धर ले आते हैं उनको सिंचाई विभाग में। अभी अजीत जी ने अजीत दादा जो हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि यही लोग हमको जेल भेजे थे, आज हम चक्की पीसिंग, आज हम डिप्टी सीएम है। मैं कहता हूँ उस बार इन्होंने ही कहा, अपना ही बयान दिया कि हम ही उसी सरकार में डिप्टी सीएम। तो अब ईडी वॉशिंग मशीन है, ईडी जांच एजेंसी है, ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है, बहुत सवाल है। और किसी जांच एजेंसी को ऐसे सवालों के घेरे में मुझे नहीं लगता आना चाहिए। ठीक है रूपक, आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, कितना सही कितना गलत? पॉलिटिक्स ना आइसोलेशन में हो नहीं सकती है, ये तब तक हो सकती है जब तक आप चुनाव जीत रहे हो, लेकिन जब आप राजनीतिक तौर पर आपके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई तैयार हो चुकी हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ईडी वाला और ऑपोजिशन की जो लड़ाई जो है वो लंबे समय से चल रही थी। आज दिन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले सोशल मीडिया और सब जगह न्यूज़ पोर्टल्स पे एक जो तस्वीर दिखाई दी कि टीएमसी के नेता जो है नॉर्थ ब्लॉक चले गए अमित शाह के ऑफिस में का घेराव करने के लिए, और पुलिस ने सबको घसीट के जो है बाहर निकाला। इसमें कोई इंडिया गठबंधन, कोई ऑपोजिशन कोई शामिल नहीं था, कोई खुफिया प्लान बनाया था क्या कि हम लोग ऐसे ही 7-8 लोग चले जाएंगे और अमित शाह के ऑफिस का घेराव कर लेंगे। तो आज जो आप कर रहे हैं ना, ये तो बहुत पहले से सारे ऑपोजिशंस के लीडर्स को करना पड़ रहा, झेलना पड़ रहा है। तब तो आपने कोई आवाज़ उठाई नहीं। जिस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया था और जो पूरी पार्टी सड़क पर उतरी थी, तो क्या टीएमसी के सांसद और टीएमसी के नेता
उतरे थे क्या? तो जब आप पर बीतेगी तब आप कहेंगे। जो लड़ाई ईडी सीबीआई और के खिलाफ जो ऑपोजिशन ने लड़ी और उसका एक बड़ा एजेंडा इंडिया गठबंधन बना था, उसमें तो आपने कन्नी काट ली, क्योंकि आपको फिर ये मंजूर नहीं था कि बंगाल में कांग्रेस किसी तरह से आपके आसपास दिखाई दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी साथ होती तो ममता बनर्जी के खिलाफ ये ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो लड़ाई ईडी और सीबीआई के खिलाफ जो शुरू कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने की थी, उस लड़ाई में तो ममता बनर्जी कभी भी खुल के साथ नहीं दी। फिर वही कहानी, अब जब सब लोग जमानत लेके छूट गए और सबकी अपनी अपनी दौड़ शुरू हो गया, बंगाल में चुनाव में तो ममता बनर्जी की घेराई हो रही है, तब उनको पता चल रहा है कि ईडी ये कर रही है, होम मिनिस्टर का मॉडल ये है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उनको अकेले ही झेलना पड़ेगा। आप गौर करिए कि पूरा हल्ला मच रहा है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के लेवल से कभी कोई कंडेम किसी ने किया नहीं कि बंगाल में ऐसा कुछ, कलकत्ता में ऐसा कुछ हुआ है। एज ऑफ नाउ, मतलब जब एज हम ऑफ बात कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो क्या नीरज जी ये ममता मिस कैलकुलेट कर गई ये कि जब यहाँ लड़ाई हो रही थी, जब यहाँ लोग घेराबंदी हो रही थी, तब उनको साथ देना चाहिए था, ना कि चुप्पी साधनी चाहिए थी, और अब जब उन्हीं पर बात आ रही है, इतने बड़े ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो वो घिर रही हैं और अब जो है वो अकेले उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखिए, सड़कों पे तो नहीं आई है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि इस देश की 14 ऑपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी ईडी के खिलाफ। वो याचिका खारिज हो गई थी और फिर पेटिशनर्स ने उसके बाद वो वापस ले ली थी, लेकिन उसके अंदर यही आरोप लगाए गए थे जो हर बार ईडी के ऊपर चुनावों से पहले एक्शन पर या चुनावों के बाद के एक्शन पर लगाए जाते हैं। 14 देश की सारी मुख्य विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई थी। अगर वो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गई होती तो ये सारे पूरा ऑपोजिशन एक ईडी के खिलाफ, सरकार के बीजेपी के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आता। ये बात सही है कि सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ नहीं उतरे हैं, लेकिन इस पूरे एक्शन की बयानों के जरिए तो तमाम पार्टियों ने जिस तरीके से निंदा की है, वो बात मैं मानता हूं। देखिए, ममता बनर्जी को सड़क पे तो ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है, उनके पक्ष में कांग्रेस जाकर खड़ी हो नहीं सकती है। कांग्रेस को बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना है, और ये तमाम विपक्षी पार्टियों का राजनीतिक रूप से अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंटरेस्ट है। लेकिन ये बात आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इस देश के लोगों को समझ में आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा आंखें बंद हैं या इतना ज्यादा पर्दा पड़ा हुआ है कि ये समझ में नहीं आता है कि क्यों चुनावों से पहले हर बार ईडी, आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आंकड़ा दूंगा। कई बार हम लोग ये आरोप ये दलील देते हैं कि कांग्रेस के वक्त पे भी सीबीआई के दुरुपयोग का बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम स्पेसिफिकली ईडी की बात कर रहे हैं तो 2004 से 2014 10 साल के पीरियड में ईडी ने 26 पॉलिटिशियंस के खिलाफ कार्रवाई की। उसमें 54 जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज के थे, 54%, यानी लगभग आधे। और 2014 से 2024 तक ईडी ने 121 पॉलिटिशियंस के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 95% ऑपोजिशन पार्टीज के थे। इनमें से ज्यादातर वो ऑपोजिशन लीडर्स जो बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन की, वो उनके खिलाफ या तो जांच में राहत दे दी गई और या फिर उनके खिलाफ जांच खत्म कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, कितने नाम बताएं, अभी इन्होंने नाम बताया कि या तो वो साथ में आ गए गठबंधन में। तो ये बीजेपी वॉशिंग मशीन बन जाती है ईडी का डिटर्जेंट डालकर। तो ये तमाम नैरेटिव जो है ये लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि नहीं, है लेकिन नहीं। अभी तो ममता अकेले ही दिख रही है ना। नहीं, ममता को अकेले, राजनीतिक रूप से ममता को अकेले लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नीरज जी, इसमें एक पॉइंट है, ममता अकेले नहीं है। सबसे पहला ट्वीट उत्तर प्रदेश में देश की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव ने किया। नहीं, वो तो सारे तमाम पार्टियों के बयान, कांग्रेस पार्टी का भी बयान है इसके खिलाफ। और जो नीरज जी जो बात कह रहे हैं कि अगर आज ईडी का मामला महत्वपूर्ण, इसलिए बात ईडी पर हो रही है, वरना अगर इसके पॉलिटिकल डिजाइन पर जो मैं बात कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की आकांक्षा तीसरे फ्रंट के नेता बनने की है, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस में उस तरह के सपोर्ट सिस्टम में नहीं खड़ी होती हैं। वो चाहती हैं कि वो एक धुरी की तरह अलग से दिखें, और उनकी इस चाहत को कहीं ना कहीं से फ्यूल करते नजर आते हैं और दूसरे प्रभावशाली नेता, जिसमें अखिलेश यादव का आप जिक्र ले लीजिए, जिन्होंने 2024 तक में टीएमसी को एक सीट दे दी। मैं एक बात ऐड कर रहा हूं कि इस वक्त मुझे लगता है कि जितना अनरेस्ट हम कलकत्ता में और दिल्ली में देख रहे हैं, उससे ज्यादा अनरेस्ट चेन्नई में होगा,
चेन्नई में भी साथ में इलेक्शन है इसी साल, और पिछली बार भी 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके के ऊपर ईडी के छापे पड़े थे। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। तो अभी इंतजार कर लीजिए जरा महीना भर। रूपक जी, आप ही का सवाल था और फिर वो यहीं से बात आगे बढ़ गई। आप सवाल लीजिए, मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि सिर्फ ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा ये सवाल इसलिए भी उठे कि राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि चुनाव के वक्त उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, और एक बहुत पुराने मामले में कुछ 7-8 लाख रुपए का मामला था, सरकार ईडी ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब आप ये बताइए कि आपको चुनाव लड़ना है, आपके यहाँ आके हम आपका अकाउंट फ्रीज करना है, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? कैसे? राहुल गांधी ने बात कही कि मैं अपने किसी नेता को कैसे भेजूंगा प्रचार के लिए, कहां से हेलीकॉप्टर ले आऊंगा, कहां से गाड़ी का पैसा ले आऊंगा? तो ये आपके पास एक पावर है। अब कल आप विपक्ष में होंगे, आपके खिलाफ कर दिया जाएगा, तो आप इसी तरह, तो चूंकि नैतिकता का मामला है और चुनाव के समय में ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, 2 साल पहले भी हो सकती थी, बात टाइमिंग पर हमेशा उठ रही है कि आप जब चुनाव हो रहा है तब आप जाकर किसी के चुनावी कार्यालय में आप छापा मार दे रहे हैं, आप किसी का अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं। तो सवाल ईडी पे ज्यादा है। लेकिन इसकी जो बड़ी पिक्चर है ना कि अल्टीमेटली ये इसके पीछे पॉलिटिक्स है। ऑब्वियसली ईडी को खुद तो एक दिन ख्याल नहीं आता होगा कि मुझे कलकत्ता जाना है या चेन्नई जाना है या दिल्ली में गांधी परिवार को घेरना है। तो इसके पीछे एक राजनीति है जिसको साबित नहीं किया जा सकता। हम लोग जिस समय ये बातचीत कर रहे हैं उस समय मेरे स्क्रीन के सामने ममता बनर्जी दिख रही हैं, कलकत्ता के सड़कों पे हैं, मार्च निकाल रही हैं, और उन्होंने इसको एक मौका बनाया है अपने वर्कर, अपना जो सपोर्ट सिस्टम है उसको बूस्ट करने का। हाँ, उसको बूस्ट करने का उन्होंने वो सिस्टम मौका मिल गया है। लेकिन देखिए चुनाव में ना ईडी का जब वोट पढ़ने की नौबत आती है, जिस दिन पढ़ रहा होता है ना, तब ईडी के सवाल बड़े पीछे छूट चुके होते हैं। और आप रिसेंट डेज में जितने लोगों पर ईडी के, सीबीआई के एक्शन हुए उसमें झारखंड में हेमंत सोरेन को अलावा कोई जीत के वापस नहीं आया। तो ये एक डैमेज जो है, इसको आप मतलब और केस स्टडी करके आप स्टडी कर लें तो जिनके पीछे ईडी लग जाती है उनका चुनाव में मामला जो है वो काफी नहीं, मैं जैसे आपने बात की झारखंड की, ऐसा नहीं है। जब आप उसको कौन कैसे पोर्ट्रे कर रहा है उस पर बहुत निर्भर करता है। आप आंध्रा के बगल वाले स्टेट तेलंगाना का आप देखिए कि किस तरीके से एक रात में सियासत पलट गई। जेल भेजा गया, रात को पकड़े गए नेता चंद्रबाबू नायडू और उनको मिलने नहीं दिया गया जो उनके सहयोगी हैं, वहाँ से खेल पलट गया। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, चुनाव के दौरान होती हैं, और अगर सिंपैथी बनती है तो उसका भी असर होता है। मैं एक तस्वीर का बहुत पुराने जिक्र कर दे रहा हूँ। वो सांसद हैं अभी लखीमपुर खिरिया धौरारा से भदौरिया। उनकी एक बहुत फेमस तस्वीर है कि बसपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी। वो युवा नेता थे और एक बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनका जो बूट था वो उनके चेहरे पर था। वो तस्वीर आई, उसको भुनाया गया, वहाँ से वो नेता बन गए, उनको टिकट मिला, वो विधायक हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। चंद्रबाबू का जो केस का जिक्र आपने किया ना, उसमें एक चीज, उसमें ईडी की जांच थी, लेकिन जो एक्शन चुनाव के एंड मौके पर जो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने और जेल में डाल देने का जो मामला हुआ था वो आंध्र प्रदेश सीआईडी ने लिया था। तो ये मैसेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्शन ईडी का था या सीआईडी का था, लेकिन वो फायदा नहीं हो, आप नहीं कह सकते। राजनीति में ऐसे मुद्दे चलते हैं। अगर ममता बनर्जी, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी कैसे सियासत में आए, उनको राजनीतिक इतिहास देखिए ना, जब आप पॉलिटिकल नहीं, मैं तो ममता बनर्जी को तस्वीर याद कीजिए जब आम सरकारों ने उनको नहीं रजत, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि जेल जाने और गिरफ्तारी होने से किसी नेता की राजनीति जो है वो खत्म हो जाती है। वो तो राजनीति हमेशा से चमकती रही है और चंद्रबाबू नायडू तो और बाउंस बैक करके चले आए। जो अब ये मामला है कि ये जो जांच आईपैक के दफ्तर तक पहुंची है, क्या ये मामला अब अभिषेक बनर्जी और क्या ममता बनर्जी स्वयं तक पहुंच पाएगी ये जांच? नहीं, मेरा सवाल इस पर ऋषि जी एक ये है, सभी लोगों से है, मैं इस पर एक राय भी जानना चाहता हूं कि ये तो एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया ना। ईडी आपकी केंद्रीय एजेंसी है। ईडी को अगर जो ईडी के आरोप है, ईडी कोर्ट में जा चुकी है, हाई कोर्ट में अपने तर्कों के साथ, ममता बनर्जी भी अपने तर्कों के साथ है। ईडी का आरोप है कि हमारा बाधा डाला, सरकारी काम नहीं करने दिया। ईडी का आरोप है कि हमारे दस्तावेज छीने गए। ममता बनर्जी का पलट के आरोप है कि हमारे दस्तावेज चुराने आई थी ईडी। लेकिन ये तो एक संवैधानिक संकट का प्रश्न है ना। तो संवैधानिक संकट के प्रश्न पर ये वॉलीबॉल क्या खेला जा रहा है भाई? ये लंबे अरसे से वॉलीबॉल 5 साल से खेला जा रहा है। राज्यपाल का संकट कभी पश्चिम बंगाल से खत्म नहीं होता है, लेकिन सब गुडी गुडी चल रहा है। या क्या कोई पैक्ट है? रूपक जी, मेरा सवाल तो आपसे ये है कि आपको कोई पैक्ट भी समझ में आता है? देखिए इसमें जो दिक्कत क्या है ना कि भले कोई एजेंसी, जांच एजेंसी राजनीति
राजनीतिक असर में कोई एक्शन लेती हो, ये कभी भी कोई साबित नहीं हो पाया। उनके जो स्टेप्स होते हैं, जो धाराएं लगती हैं, चाहे वो पीएमएलए लगे, चाहे यूएपीए किसी पर भी लगे, वो हम उसका रिव्यू और उसकी स्क्रूटनी जो है वो कोर्ट में ही हो सकती है। ईडी को जो 2000 मोदी सरकार के समय में जब बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए पीएमएलए के तहत, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से उसको क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, अब कोई केस आता है, जज साहब थोड़े से बिगड़ जाते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, चीफ जस्टिस तक कई बार ईडी के बारे में काफ़ी प्रतिकूल टिप्पणियां कर चुके हैं, लेकिन उससे ईडी के अधिकार जो और उनको जो प्रावधान और अधिकार जो मिले हुए हैं उसमें कटौती तो होती नहीं है। तो ये मौका आप ये समझ लीजिए कि आज आईपैक में गए, कल वो टीएमसी के दफ्तर में जा सकते हैं, ममता बनर्जी के घर तक घुस सकते हैं। अब ये राजनीति आप इसको मान सकते हैं, लेकिन जो भी होगा वो मामला लीगल होगा और वो आप उसको कोर्ट में आपको साबित मैं करना एक उदाहरण ममता पड़ेगा। बनर्जी का भी दे सकता हूँ। ममता बनर्जी किसी को भी गिरफ्तार भी करवा सकती है। ममता बनर्जी ने एक बार पुलिस लगवा के रुकवा लिया था ऐसे अधिकारियों को। तो ममता बनर्जी भी ममता बनर्जी है। हाँ, वो बात तो सही है, उन्होंने ऐसा करके दिखाया हुआ अभी है। तो चलिए अब कंक्लूड करेंगे, छोटा छोटा रिमार्क, बिल्कुल कम वक्त है हमारे पास। तो नीरज जी, ये जो पूरी लड़ाई है इसमें देखिए अपनी अपनी सोच है और कागज की अपनी लड़ाई है, पॉलिटिकल परसेप्शन की अपनी लड़ाई है और अलग अलग तरीकों से वो लड़ी भी जा रही है। पत्रकार भी इसकी अलग अलग तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग इसका मान रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे टाइम पे हो रही है तो क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, चीज़ें हो रही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ ये परिस्थिति एक जैसे बन रही है, तो यहाँ से क्या आपको ये लगता है कि ममता जैसी मजबूत मुख्यमंत्री पर हमला क्या वापस से इंडिया गठबंधन के कोई रिवाइवल का रास्ता खोलता हुआ दिखता है आपको, या फिर ये पूरी लड़ाई ममता बनर्जी की ही बन के रह जाएगी? नहीं, लार्जर पर्सपेक्टिव में तो ये देखिए, इंडिया गठबंधन तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर वो इनसिक्योरिटी तो इस मामले के बाद आएगी ही कि अगर हम सभी लोग एक साथ नहीं रहते हैं या समान विचारधारा की पार्टियां अगर एक साथ नहीं रहती हैं, तो फिर ये ईडी के एक्शन की शक्ल में ये पॉलिटिकल वेंडेटा किसी के साथ भी होगा, वो आएगा। लेकिन फिलहाल बात बंगाल चुनाव की है। बंगाल चुनाव जहां बीजेपी लंबे समय से जीत का सपना पाले हुए है, चुनावी तरीके से उसका प्रदर्शन 2019 के बाद से जहां उन्होंने आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया था, उसके बाद से इस तरह से गिर रहा है कि सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं दिखती है। तो बंगाल चुनाव में क्या होगा, देखिए, जो अभी अमीश ने कहा कि ईडी ने भी एक काउंटर शिकायत की है, हाई कोर्ट चली गई है ईडी, तो ये एक पॉलिटिकल रिस्क ममता बनर्जी ने लिया है। जब बातें यहां तक हो रही हैं तो हो सकता है कि कोई एडवर्स आदेश आ जाए और ममता बनर्जी किसी कानूनी पचड़े में फंस जाए कि आपने एक सेंट्रल एजेंसी के काम में बाधा क्यों डाली है। लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद मुझे उस बंगाल में जिसकी डेमोग्राफी बीजेपी के खिलाफ है, जिसका भद्रलोक यानी वो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, जो पूरे देश में हिंदी भाषी प्रदेशों में बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार है, बंगाल में वो बीजेपी के खिलाफ है। कम से कम आंकड़े ये बताते हैं, एनालिसिस ये बताते हैं। वहां पर बीजेपी, ममता बनर्जी के पास पूरा चांस है इस बात को भुनाने का। हवन में हाथ जलाने की बात अमीश ने की थी, मुझे इसके लिए जो उदाहरण याद आता है कि पहचान बदल के किसी के भोज में गए थे, खाना तो मिला नहीं, चप्पल और चोरी हो गई। ठीक है अमीश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, बहुत छोटा रखिएगा टिप्पणी। देखिए मैं एक आगे की बात बोल रहा हूं जो मुझे समझ में आती है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा बंगाल का चुनाव नहीं लड़ रही है। पश्चिम बंगाल के बहाने भाजपा देश भर का चुनाव लड़ती है। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था कि पश्चिम बंगाल में वो एक नैरेटिव सेट करती है कि ममता बनर्जी जो है वो मुसलमान की पार्टी है, टीएमसी मुसलमान हितैषी पार्टी है, ये इनके प्रकरण उस नैरेटिव को सेट करती है और उसके बाद उसका दूसरा इम्पैक्ट देखती है। जैसे भाजपा पश्चिम बंगाल के बहाने असम को साधने की कोशिश कर रही है, भाजपा पश्चिम बंगाल के बहाने अपने उन दरकते ज़मीनों को साधने की कोशिश कर रही है जो कि 2024 के चुनाव में हमें दरकते दिखे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भी पता है कि ममता बनर्जी, इन सब कवायद से ममता बनर्जी को एक ताकत मिलती है। बीजेपी को इसकी कोई परवाह नहीं कि मिले ताकत, उनकी बला से वो प्रिंसिपल अपोजिशन की पोजीशन लिए रहे और बीजेपी इसी में खुश नजर आ रही है। वो बंगाल के बहाने असम साधने जा रही है। ठीक है रजत, आपकी टिप्पणी बिल्कुल छोटी रखिएगा। मैं बिल्कुल टिप्पणी छोटी है कि इस पूरी कार्रवाई से मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी मजबूत होंगी। बीजेपी को फायदा नुकसान कितना होगा ये देखना होगा और मुझे ये नहीं लगता, अमीर जी की बात में बिल्कुल सहमत नहीं, कोई असम साधने जा रही है इस इवेंट से। इसका सीधा सीधा मकसद ममता बनर्जी से और उन एजेंसियों के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश है जो विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। रूपक जी, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या है कंक्लूडिंग रिमार्क? देखिए, कागज़ में तो जितना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि
आप ही ने कहा कि अभी कागज़ का जिक्र आप ही ने किया था, वो अभी चेन्नई में डीएमके का जिक्र अभी आया था ना, तो सेंथिल बालाजी को के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया था, मुझे याद आ रहा है वो प्रकरण। और उसके बाद वो जांच में बहुत कुछ कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बाद ना जिस तरह से बेल मिला और अगले दिन उनको मंत्री बना दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी बिगड़ गया था, ठीक है, और वो विड्रॉ करना पड़ा और सेंथिल बालाजी आज तक जो है वो रीइंस्टेट नहीं किए जा सके। तो देखिए, राजनीतिक लड़ाई सारी पार्टियां मिलके लड़ें, ये ईडी से लड़ाई और बीजेपी से लड़ाई मोटा मोटी एक जैसी ही बातचीत हो गई है। अब ये बात सही है कि 2024 के जो 19 के चुनाव में तो बीजेपी ने वहाँ बड़ा बम फोड़ा था ममता बनर्जी के खिलाफ, और उसके बाद मान लिया था कि 21 में तो सरकार भी पलट गई, लेकिन वो सारे सपने जो 21 में ममता बनर्जी ने बीजेपी के तोड़ दिए, और उसका जो अगला सेटबैक जो प्रचंड मोदी लहर के बावजूद 2024 के चुनाव में भी लगा, जिसमें बीजेपी ने अपनी जो लीड थी वो भी ख़त्म कर ली। अगर ममता बनर्जी इस चुनाव में अगर वापसी अगर कर लेती हैं, बीजेपी को रोक लेती हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष की राजनीति में उनका दबदबा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही बीजेपी की चिंता है कि जिस बंगाल के लिए हम इतने साल से लगे हुए हैं, वहाँ अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा है। साउथ का बंगाल साउथ नहीं है। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी ने कम समय में, कम मेहनत में वो जल्दी सत्ता हासिल कर ली, लेकिन बंगाल जो है वो उड़ीसा नहीं है। अब की स्थिति में ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिव हैं और उन्होंने वो हर चुनाव जान लगा के लड़ती हैं और इस बार भी लड़ देंगी। अब ये ठीक है, आईपैक तक ईडी पहुंची है, कितना आगे तक बीजेपी और ईडी इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे तो 3-4 महीने में पता चल ही जाएगा ना आपको। ममता बनर्जी ने कहा है कागज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कागज तो देखिए सबको दिखाना पड़ेगा और दिखाने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक देश लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में जब चलता है तो आपको सबके लिए नियम कानून बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप छापे के बीच में जाके, अगर आपके पास कुछ कागज में गलत नहीं था, आपके दस्तावेज सही थे, सब सुरक्षित था, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। पॉलिटिकली एक बड़ा ब्रेव फेस दिखाया वैसे उन्होंने। जी बिल्कुल, मतलब कि वो इस तरह के कदम आमतौर पर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, आगे का रास्ता खोला है विपक्ष के मुख्य मंत्रियों के लिए या विपक्ष की सरकारों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि गर्मा गर्मी का ये एपिसोड आपको दोस्तों पसंद आया होगा। बंगाल में ईडी और ममता बनर्जी की जो लड़ाई है उसमें क्या वाकई में बंगाल टाइगर जो है वो बंगाल टाइग्रेस अगर हम कहें तो ममता बनर्जी अपने आप को साबित करती हुई दिख रही हैं ईडी के सामने। बंगाल टाइगर तो एक ही है, सौरभ गांगुली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये बातचीत पसंद आई होगी। आप देख रहे थे गर्मा गर्मी। धन्यवाद।